नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। ये कार्यक्रम देश के एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कभी देश के आम नागरिक का हवाई जहाज में यात्रा करना एक सपना हुआ करता था। एक पीढ़ी ने हवाई यात्रा को फिल्मी पर्दे पर ही देखा, लेकिन अब देश में हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का नागरिक उड्डयन उद्योग पूरी तरह से बदल गया है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। भारत में हर साल करीब 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग हवाई यात्रा करते हैं। यानी हर रोज के लिहाज से इस आंकड़े को देखें तो 4 लाख से ज्यादा लोग रोज हवाई यात्रा करते हैं। अगले 4 साल में यह आंकड़ा 40 करोड़ को छू सकता है। बात उड़ान योजना की करें तो इस योजना के अब देश में 425 मार्ग हैं। इन मार्गों को 1000 तक करने का लक्ष्य है। उड़ान योजना के तहत देश में करीब 1 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हवाई जहाज में उड़ान नहीं भरी थी। देश में 68 नए हवाई अड्डे हैं जिन्हें 100 करने का लक्ष्य है। सरकार हर साल अपने बेड़े में 100 से 120 विमान शामिल करने का इरादा रखती है। देश में वर्ष 2013-14 के दौरान 400 विमान थे, जो अगले 7 साल में बढ़कर 710 हो चुके हैं। अब विमान नियमावली 1937 में संशोधन किए गए हैं। क्या है ये बदलाव, क्यों जरूरी थे ये बदलाव, क्या है एविएशन पॉलिसी का भविष्य और उसकी चुनौतियां, देखिए हमारे इस विशेष पेशकश में। केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र में कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अब 10 साल के लिए वैध होंगे। अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता 5 साल के लिए होती थी और उस अवधि के पूरा होने के बाद इसे रिन्यू कराना होता था। विमान नियमावली 1937 में संशोधन भारत में विमानन क्षेत्र में विमानन सुरक्षा, संरक्षा और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। कोई क्षेत्र तभी बेहतर कर सकता है जब समय के साथ उसमें जरूरी बदलाव होते रहे। ये बदलाव उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को सहजता के साथ आगे बढ़ने का मौका देते हैं। कुछ इसी तरह की मंशा के साथ सरकार ने विमानन क्षेत्र में कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन किया है। विमान नियमावली 1937 में संशोधन को आधिकारिक रूप से 10 अक्टूबर 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। ये व्यापार को आसान बनाने के कार्य को बढ़ावा देने और विमानन क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक है। ये विमान नियमावली 1937 में संशोधन के साथ विमानन सुरक्षा को मजबूत बनाने और विमानन विनियमन में व्यापार को आसान बनाने की दिशा में बढ़ाया गया एक अहम कदम है। विमान नियमावली 1937 में संशोधन उद्योग में हितधारकों के साथ परामर्श से किया गया है। इसका उद्देश्य मौजूदा नियामक सुरक्षा और संरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुधार उपाय उपलब्ध कराना है। ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की मानकों, अनुशंसित प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत के विमानन नियमों के अनुरूप है। इन सुधारों के कुछ हिस्से को विमान नियम 1994 में संशोधन के साथ 13 अप्रैल की राजपत्र अधिसूचना के तहत पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। विमान नियमावली 1937 में संशोधन की एक उपलब्धि नियम 39C में हुआ संशोधन है। इस संशोधन के तहत एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों के संबंध में लाइसेंस की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। इस परिवर्तन से पायलटों और DGCA जैसे विमान प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होने का अनुमान है। इससे कहीं अधिक सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग प्रक्रिया की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। विमान नियमावली 1937 में संशोधन नियम 66 के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है, जो हवाई अड्डे के आसपास फॉल्स लाइट के डिस्प्ले से संबंधित चिंताओं का समाधान करता है। यह अपडेट स्पष्ट करता है कि प्रकाश शब्द में लालटेन की रोशनी, विश काइट्स और लेजर लाइट शामिल है। ऐसी लाइटें प्रदर्शित करने वालों के बारे में सरकार का अधिकार क्षेत्र हवाई अड्डे के आसपास 5 किलोमीटर से 5 नॉटिकल माइल्स तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार के पास ऐसी लाइटें प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है जो विमान के सुरक्षित संचालन में बाधा डालते हैं या संचालन क्रू के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अगर ऐसी लाइटें 24 घंटे तक बेरोक टोक जली रहती है तो सरकार को उस स्थान में प्रवेश करने और इन लाइटों को बुझाने का अधिकार है।
इसके साथ साथ ऐसे मामलों में आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों को भी सूचित किया जाएगा। जब ऐसी लाइटों का स्रोत अज्ञात रहता है या उनके स्थलों में बदलाव होता है तो हवाई अड्डा या एयरलाइन ऑपरेटर ऐसे मामलों की त्वरित रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में करने के लिए बाध्य है, ताकि संभावित आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सके। इसके अलावा विदेशी लाइसेंस की वैधता के लिए नियम 118 को अनावश्यक होने के कारण हटा दिया गया है। ये परिवर्तन विमानन क्षेत्र की उभरती हुई जरूरतों के अनुसार नियमों को अनुरूप बनाने का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त अनुसूची 3 के तहत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस धारकों के लिए लगातार क्षमता सुनिश्चित करते हुए नवीनता और योग्यता की जरूरतों को सरल बनाने के लिए एक क्लॉज जोड़ा गया है। ये परिवर्तन सीमित गतिविधियों या वॉच आवर के साथ स्थितियों के समायोजन के लिए अधिक लचीलापन देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस धारकों को आपात स्थिति सहित कम से कम 10 घंटे के सिमुलेटेड अभ्यास पूरा करने होंगे। इसके बाद उन्हें 10 दिनों तक अपने अभ्यासों को शुरू करने के दौरान अपनी संबंधित रेटिंग के लिए कौशल मूल्यांकन से गुजरना होगा। क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान के 6 साल पूरे हो गए हैं। 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू की थी। योजना की शुरुआत टियर 2 और टियर 3 शहरों में उन्नत विमानन संरचना और एयर कनेक्टिविटी के साथ उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना के साथ की गई थी। उड़ान योजना के 6 सफल साल पूरे हो गए हैं। इस योजना का मकसद हवाई यात्रा को आम आदमी के दायरे में लाना था। इस लिहाज से ये योजना अपने मकसद को लगातार पूरा कर रही है। इस योजना के जरिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर बनाने के साथ साथ देश के दूर दराज के इलाकों तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करने में जुटा हुआ है। हमने एक ऐसी नीति लाए हैं जिसमें मध्यम वर्ग का सामान्य मानवी भी हवाई यात्रा कर सकता है। अगर टैक्सी किराए का खर्चा 8 रुपया 10 रुपया किलोमीटर का होता है, दिल्ली पहुंचने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, हवाई जहाज में किलोमीटर का 6-7 रुपया लगेगा और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। इसके लिए उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के 5वें चरण की अप्रैल 2023 में शुरुआत की गई। उड़ान योजना के तहत कामकाज शुरू करने के लिए 25 वाटर एरोड्रम और 40 हेलीपैड सहित 180 RCS हवाई अड्डों की पहचान की गई। उड़ान 5 में श्रेणी 2 यानी 20 से 80 सीटों और श्रेणी 3 में 80 से अधिक सीटों वाली उड़ानों पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए पहले चरण की 600 किलोमीटर की सीमा को भी हटा दिया गया है। अब उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यवहारिक अंतर वित्तीय सहायता यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग को प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिए ऊपरी सीमा 600 किलोमीटर की दूरी पर निर्धारित की जाएगी। इस चरण में कोई पूर्व निर्धारित रूट पेश नहीं किया जाएगा। केवल एयरलाइंस की ओर से प्रस्तावित नेटवर्क और व्यक्तिगत रूट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। एयरलाइनों को LOA जारी होने के 2 महीने बाद एक कार्य या व्यवसाय योजना पेश करनी होगी, जिसमें वो तकनीकी प्रस्ताव के समय अपनी विमान अधिग्रहण योजना और विमान की उपलब्धता, चालक दल, स्लॉट की जानकारी देंगे। एक रूट को एक एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा। एक रूट पर एकाधिकार को रोकने के लिए अगर 4 लगातार तिमाहियों में औसत तिमाही PLF 75% से अधिक है तो विशिष्टता वापस ले ली जाएगी। तुरंत संचालन को और प्रोत्साहित करने के लिए 4 महीने तक की देरी होने पर प्रत्येक महीने के लिए प्रदर्शन गारंटी का 25% भुना लिया जाएगा। एयरलाइन को रूट दिए जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। पहले ये समय सीमा 6 महीने थी। जो संचालन के लिए तैयार है या जल्दी संचालन के लिए तैयार होंगे, ऐसे हवाई अड्डों को योजना में शामिल किया गया है, जिससे योजना के तहत मार्गों के त्वरित संचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके साथ ही एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर को दिए जाने वाले रूट से जुड़ी नवीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे प्रोत्साहित किया गया है। उड़ान 5 के लॉन्च के अवसर पर नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़ान कई क्षेत्रों के लिए जीवन दायिनी साबित हुई है, जो अब देश भर के स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ गई है। 68 साल में देश ने करके दिखाया है, वही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 सालों में देश ने करके दिखाया है। 9 सालों में डबलिंग हुआ है, 74 से 148, पर यह 148
मात्र एक पॉइंट है उस सफर में। अगले 5 साल में हम लोग करीब 200 से 220 के आंकड़े तक एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटरडोम समेत हम लोग पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं और संकल्पित। उड़ान योजना ने हितधारकों के विविध समूहों को लाभान्वित किया है। यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है। एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली है। हवाई संपर्क से जुड़े नए क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। किफायती और रियायती हवाई किराए पर अब आम आदमी हवाई यात्रा करे, इस बात से जुड़े प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। पिछले 6 साल में उड़ान ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2014 में चालू हवाई अड्डों की संख्या 74 थी। उड़ान योजना के कारण ये संख्या बढ़कर 145 से ज्यादा हो गई है। जनवरी 2023 तक उड़ान योजना के तहत 73 हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है। उड़ान योजना के तहत शुरू किए गए 430 से अधिक नए मार्गों के साथ देश भर में 29 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया गया है। 4 अगस्त 2022 तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इस योजना ने क्षेत्रीय कैरियरों को अपना परिचालन बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक मंच दिया है। उड़ान के तहत 2026 तक 1000 मार्गों के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश के बिना संपर्क वाले गंतव्यों को हवाई संपर्क प्रदान किया जा सके। उड़ान के अंतर्गत 156 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए 954 मार्ग पहले ही तय किए जा चुके हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, जिसका तेजी से विस्तार हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के हवाई अड्डों पर यात्री यातायात 327 मिलियन से अधिक था, जिसमें से लगभग 57 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्री थे। पिछले 9 वर्षों के दौरान 11 और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में कामकाज शुरू हुआ है। मार्च 2023 तक सरकार ने 74 नए हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोमों में कामकाज शुरू कर दिया है। भारत यानी संभावनाओं का दूसरा नाम। भारत यानी उम्मीदों को पूरा करने वाला देश। भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का एक व्यापक नेटवर्क संचालित करता है। भारत लगातार इस सेक्टर में अपनी क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। 2022 तक 116 देशों के साथ भारत के हवाई सेवा समझौते हैं। फिलहाल भारत में 40 से अधिक देशों को सीधा हवाई संपर्क मिलता है। 100 से अधिक देश अप्रत्यक्ष मार्ग से जुड़े हुए हैं। 2014 से भारत ने 55 से अधिक देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वर्ष 2022 में ही भारत ने इथोपिया, जिम्बाब्वे, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सूडान और जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापनों को संशोधित किया है। विभिन्न देशों से चार्टर उड़ान सेवा संचालन के लिए अनुमति के नियमित अनुदान के अलावा भारत ने मानवीय आधार पर अफगानिस्तान से गैर अनुसूचित चार्टर उड़ान सेवा संचालन के माध्यम से यात्रियों और कार्गो की ढुलाई की अनुमति दी है। डिजी यात्रा हम लोगों ने इसी विचारधारा के साथ इंस्टॉल किया है। पहले 3 एयरपोर्ट्स में, दिल्ली, बैंगलोर और वाराणसी। अब 4 और एयरपोर्ट्स में, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में। इंप्लीमेंटेशन तीव्र गति से हो रही है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट्स में 50 से 70% तक अडॉप्शन रेट ऑलरेडी हो चुका है यात्रियों का, और निजी एयरपोर्ट्स में अभी करीब 10 से 20% तक हम लोग अटके हैं। इसको भी हम जल्द से जल्द और बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी संस्था आज निजी क्षेत्र से आगे है अडॉप्शन रेट में डिजी यात्रा में। डिजी यात्रा नीति नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से शुरू की गई एक पहल है, जो यात्रियों को हवाई अड्डों पर टिकट और पहचान प्रमाण के सत्यापन निर्बाध और परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। दिसंबर 2022 को दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद में हवाई अड्डों पर इस योजना के कार्यान्वयन की योजना है। इसे चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर लागू किया जाना है। डिजी यात्रा ऐप एंड्रॉइड के साथ साथ iOS प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। 27 अक्टूबर 2021 को घोषित कृषि उड़ान 2 पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्य रूप से भारतीय मालवाहकों और पैसेंजर टू कार्गो विमान के लिए लैंडिंग, पार्किंग,
टर्मिनल, नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क और रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान करता है। 5 और हवाई अड्डे इस योजना में जोड़े गए हैं, जिससे इस योजना के अंतर्गत कुल हवाई अड्डों की संख्या 58 हो गई है। लगभग 25 हवाई अड्डे पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों और स्थानों में 28 हवाई अड्डों पर फोकस किया जा रहा है। Doubling farmers' income does not mean only by increasing the value in the market for the produce, but it also means creating a paradigm shift for the farmer, creating an inflection point for the farmer, taking the farmer up the value chain, from production to processing to marketing and to the ultimate last mile sale. To move forward, to penetrate, to thrust deeper into the hinterland, to be able to provide value, especially for perishable commodities. Our ministry has embarked on Krishi Udan 2.0. केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना का अनुमोदन किया है। इन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुर्गी, विजयपुरा, हासन और शिवमोगा, मध्य प्रदेश में डबरा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और जेवर, गुजरात में धोरेला और हीरासर, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में डगडार्थी, भोगपुरम और ओरवाकल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाकयोंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो शामिल हैं। इनमें से 10 से अधिक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे मोपा, दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाकयोंग, कालाबुर्गी, उर्वाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर और डोनी पोलो में चालू कर दिए गए हैं, जो परिचालन के लिए तैयार है। भारत के विमानन क्षेत्र में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई अड्डों का कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित करने और हवाई अड्डों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अनेक पहल की है। किसी भी सेक्टर की ग्रोथ अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हो तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश बची रहती है। ऐसी ग्रोथ लंबे समय तक नहीं चल पाती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो रही है। देश में टिकाऊ विमानन ईंधन के उपयोग को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। वायु क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों में कमी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। AAI ने हवाई अड्डों के लिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के उद्देश्य से रोड मैप तैयार किया है। हवाई अड्डों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें हवाई अड्डों के अपने या नियंत्रित स्रोतों से उत्सर्जन, खरीदी गई ऊर्जा, अप्रत्यक्ष उत्सर्जन जिसे हवाई अड्डा नियंत्रित नहीं करता लेकिन प्रभावित कर सकता है, उसकी खपत से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन भी शामिल है। विमानन क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित करने और हवाई अड्डों पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। ICOA ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन से उत्सर्जन कम करने में विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम शुरू की है, जिसके लिए बेसलाइन मूल्य से ऊपर उत्सर्जन की भरपाई की आवश्यकता होती है। CORSIA योजना की परिकल्पना 3 चरणों में की गई है। पायलट चरण, पहला चरण और दूसरा चरण। पायलट और पहला चरण स्वैच्छिक चरण है, जबकि दूसरा चरण सभी ICAO सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने CORSIA के स्वैच्छिक चरणों में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। भारतीय विमानन कंपनियों के लिए CORSIA के तहत भरपाई की आवश्यकता 2027 से शुरू होगी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू किया है, जो हवाई अड्डों पर कार्बन प्रबंधन का वैश्विक मानक है। कार्यक्रम हवाई अड्डों को अपने कार्बन उत्सर्जन का आकलन करने, कार्बन प्रबंधन योजना विकसित करने और उनके कार्बन चिन्हों को कम करने में सहायता देता है। देश के शीर्ष 2 प्रमुख हवाई अड्डों दिल्ली और मुंबई ने ACI के उच्चतम स्तर 4+ कार्बन प्रत्यायन हासिल किया है। आज एशिया प्रशांत में केवल 3 हवाई अड्डे हैं जिन्हें ये उपलब्धि मिली है। हैदराबाद और बेंगलुरु ने कार्बन न्यूट्रल होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। कोलकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी हवाई अड्डों पर AAI ने दिसंबर 2019 में लेवल 2 एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन हासिल किया है। 23 और हवाई अड्डों के लिए ACA लेवल 2 प्रमाणन प्रक्रिया में है। AAI ने अब तक 54 मेगावाट से अधिक संचयी क्षमता वाले विभिन्न हवाई अड्डों पर सौर विद्युत संयंत्र पहले ही स्थापित कर दिए हैं।
AAI खुली पहुंच और हरित विद्युत शुल्क के माध्यम से लगभग 53 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा की भी खरीद कर रहा है। इस तरह आज AAI के हवाई अड्डों की कुल विद्युत खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 35% तक बढ़ गया है। अधिकतर हवाई अड्डों ने 2024 तक हरित ऊर्जा के 100% उपयोग और 2030 तक नेट जीरो उपयोग की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। मुंबई, कोच्चि और 25 AAI हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। कोच्चि हवाई अड्डा विश्व का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है। AAI ने 2024 तक अपनी शेष परिचालन हवाई अड्डों पर 100% हरित ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य दिया है। लगभग सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। बाकी हवाई अड्डों पर STP स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने अपने अनुसूचित परिचालन वाले हवाई अड्डों की योजना तैयार की है। वर्तमान और आने वाले हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए ऊर्जा तीव्रता को कम करने जैसी पहले हैं। वायु यातायात नियंत्रकों को कार्बन न्यूट्रलिटी के प्रति जागरूक बनाने के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग के रूप में एक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया गया है। एयरपोर्ट कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग के लागू करने से इंटरसेक्शन प्रस्थान को प्रोत्साहित करके जमीनी परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है, जिससे ईंधन और GHG उत्सर्जन में कमी आई है। चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर पायलट परियोजना के रूप में ग्रीन टैक्सिंग के लिए टैक्सी बॉट्स का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि विमान को उसके इंजन को चलाए बिना ले जाया जा सके, जिससे ATF के जलने से बचा जा सकेगा। GHG उत्सर्जन में भी कमी आएगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश सस्ता और सुहाना सफर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।